गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम क्या देखने वाले हैं ना, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का थर्ड क्लास। हालांकि देखिए कि आज जो है ना कि आपका जो क्लास स्टार्ट होता बॉटनी का और हम रूट के बारे में पढ़ रहे होते, लेकिन कल के क्लास में क्या हुआ, कल का क्लास स्टार्ट हुआ लेकिन कैमरा प्रॉब्लम हो जाने से कैमरा में प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से जो है कि आप ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इस पर कुछ भी लिखा हुआ जो है कि साफ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था, इसीलिए कल का क्लास आप नहीं देख पाए। लेकिन आज जो है आपका थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा और आज आपका जूलॉजी समाप्त हो जाएगा। हालांकि हम बता रहे हैं कि कल ही समाप्त हो जाता, लेकिन आज समाप्त करते हैं। और देखिए अब बात तो ये होता है कि सबसे पहले आप बताइए कि हम आपको कहां तक पढ़ा दिए थे। आपको पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में। देखिए ध्यान से देखेंगे नंबर 1, कितना नंबर 1 में हम आपको पढ़ाए थे प्रोटोजोआ फाइलम, यानी कि प्रोटोजोआ संघ के बारे में हम आपको बता दिए थे। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? प्रोटोजोआ संघ में बताए थे कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ पूछा जाएगा तो एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा रंग का प्रोटोजोआ पैरामीशियम होता है। वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसका आकार ही नहीं है? अमीबा है। कहता है कि यह अपना भोजन जो है कि कुटपाद विधि द्वारा, पूछा जाएगा कि पैरामीशियम यह अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो यह सीलिया द्वारा करता है। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं, और ये जो आप फर्स्ट नंबर प्रोटोजोआ संघ देख रहे हैं ये क्या करता है कि ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब ये एक कोशिकीय होता है, इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया काफी तेजी से होती है, ये उत्तक का निर्माण नहीं करता है। बात करते हैं दूसरा पोरीफेरा संघ। तीसरा तो दूसरा है पोरीफेरा संघ। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि इसमें भी उत्तक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर होता है और ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर, ये एक कोशिकीय और ये बहुकोशिकीय होता है। अब बात करते हैं कि पोरीफेरा फाइलम, ये जो होता है ये कैसा दिखता है? स्पॉन्ज। इसमें असंख्य छिद्र पाया जाता है। इसमें कितना? असंख्य छिद्र पाया जाता है, ये हम आपको बता दिए थे। उसके बाद बात करते हैं सिलिंट्रेटा फाइलम यानी संघ। इसमें हम आपको बताए थे कि सिलिंट्रेटा फाइलम में क्या होता है कि यह भी मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उत्तक का निर्माण होता है। सबसे पहली बार उत्तक का निर्माण जो होता है वो सिलिंट्रेटा संघ का जीव हाइड्रा, जेलीफिश, परवाल या मूंगा इन सब में हुआ है। इसका हम फिगर भी आपको दिखाए थे। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर आपको बताए थे प्लेंटीहेलमिन्थीज संघ। क्या है? प्लेंटीहेलमिन्थीज संघ। ये भी कैसा होता है? ये भी मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर, यानी कि इसके बाद जितने भी आएगा सब मल्टी सेलुलर होता है। और इसमें भी क्या होता है कि जब इसमें उत्तक का निर्माण हो गया तो इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें भी होगा। इसमें हम आपको बताए थे कि ये जो होता है कि चपटा कृमि होता है। ये जो कैसा होता है? चपटा कृमि होता है, इसलिए इसको टेप वार्म भी कहा जाता है। कैसा होता है? टेप वार्म। ये फीता के समान दिखता है, इसलिए टेप वार्म कहते हैं। दूसरा इसी में आता है 5 नंबर स्क्लेमेंथीज। और स्क्लेमेंथीज जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये संघ। ये भी मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। M.C ये भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर, लेकिन ये गोल होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ये धागे के समान दिखता है, इसीलिए इसको थ्रेड वार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृमि को हिंदी में, अंग्रेजी में वार्म कहते हैं। अब देखते हैं 6 नंबर। कितने नंबर देखेंगे? 6 नंबर। आपको रेड से दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है। 6 नंबर अब हम देखेंगे। 6 नंबर हमारा आता है एनीलिडा। क्या आता है? एनीलिडा संघ। ये है 6 नंबर। ये भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। इसमें जो होता है ना, इसमें अखंडित रहता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्लेमेंथीज, ये अखंडित रहता है, लेकिन एनीलिडा संघ जो है ना ये कैसा होता है? ये खंडित होता है। कैसा होता है? खंडित कहने का मतलब है कि ये कैसा होता है? ये पतला होता है। यहीं से आपको बता देते हैं ये कैसा होता है। देखने में आप देखेंगे तो पतला होगा, साथ ही साथ ये कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा? पतला होगा, लंबा होगा। इसको खंडित किया जा सकता है। कि नहीं? तो इसको खंडित किया जा सकता है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं नेरिस, जोंक और कछुआ, केचुआ। नेरिस, जोंक और केचुआ। देखिए नाम यहाँ लिखता है इसमें नेरिस, और नेरिस का मतलब बच्चा घबरा जाता है कि ये नेरिस क्या होता है। देखिए आप सिंपल भाषा में देहात के लोग कहते हैं कनगोजर। क्या कहते हैं? कनगोजर। वही ना नेरिस है। उसके बाद आता है केचुआ, जिसको हम कहते थे चेड़ा। क्या कहते थे? चेड़ा। उसके बाद जोंक तो जानते ही है। उसके बाद आता है 7 नंबर आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ में हम बताए थे कि इसमें 3 कैटेगरी। इसमें कितना होता है कि ये 3 भागों में बढ़ जाता है। ये पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग, तीसरा वाला भाग। यानी कि आगे इसका सर होता है, आगे इसका क्या होता है? सर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला, ये वक्ष है। और ये क्या है? ये उदर है। ये क्या है? उदर है। ये वक्ष है। क्या है? वक्ष है। और ये सर है। यानी आप कह सकते हैं कि इसको आर्थ्रोपोडा को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक सिर होता है, वक्ष होता है, और वक्ष मतलब थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक क्या होता है? छाती को बोला जाता है। उसके बाद उदर यानी कि जो पेट होता है। तो ये होता है इसका आर्थ्रोपोडा संघ में। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है ना कि इसमें 8 से 10 लाख की संख्या में कीट पाया जाता है, इसलिए आर्थ्रोपोडा संघ को कीटों का संघ भी कहा जाता है। सबसे बड़ा फाइलम पूछा जाएगा तो वो है आर्थ्रोपोडा फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम है। इसमें जैसे आपका आ जाता है चींटी आ जाता है, दीमक आ जाता है, मच्छर आ जाता है। चींटी, दीमक, मच्छर, चमोकन और जितनी भी इन सारी चीजें छोटी छोटी है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर देखेंगे कि हल्का सा कवच देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? हल्का सा कवच। तो ये था आपका कि आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ में आपको देखना है कि चींटी और जो दीमक होता है ना, चींटी और दीमक, ये क्या होता है? यह एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन चींटी जो होता है यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन दीमक जो होता है ना, ये कॉलोनी बनाकर रहता है। दीमक कैसे रहता है? कॉलोनी बनाकर रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर। 7 के बाद कितने नंबर? 8 नंबर। देखिए अब 8 नंबर में हमको देखना है मोलास्का संघ। क्या देखना है? मोलास्का संघ। मोलास्का संघ दिख रहा है कि नहीं? मोलास्का संघ दिख रहा है। तो देखिए 8 नंबर हम देख रहे हैं मोलास्का संघ। इसमें क्या होता है कि ये तो आपने देखा कि आर्थ्रोपोडा संघ जो है कि सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा संघ आपका क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा संघ जो आपका आता है वो मोलास्का संघ है। कौन सा है? मोलास्का संघ। तो मोलास्का संघ दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे, इसमें तो आपने देख लिया कि इसमें काइटिन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि काइटिन पाया जाता है। जैसे चींटी देखेंगे, चिवटा देखेंगे, इन सभी के ऊपर क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। उसके बाद आता है मोलास्का। मोलास्का में क्या होता है कि इसका बाहरी कवच जो होता है वो कठोर हो जाता है। क्या होता है? कठोर आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कठोर कहां कहां मिलेगा? आप कहेंगे कि कौड़ी। हाँ, कौड़ी में आपको कठोर देखने को मिलेगा। कौड़ी में आपको कठोर देखने को मिलेगा। और बताइए आपको कहां? घोंघा। कहां? घोंघा। घोंघा में भी आपको कठोर देखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि सीप। ये सब हम आपको बता दिए थे। कौड़ी, घोंघा, सीप, इन सभी में आपको मोलास्का संघ देखने को मिलेगा। तो मोलास्का संघ में आपका कौड़ी आता है, घोंघा आता है, सीप आता है। यानी कि जितने भी कठोर भाग देखेंगे कि जिसका ऊपरी भाग बहुत ज्यादा कठोर है, हम कहेंगे कि वो मोलास्का संघ है। कौन सा है? मोलास्का संघ है। थोड़ा बहुत अगर आपको कठोर देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ है, जिससे चींटी, चिवटा, तेलजट्टा है, ये सब किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8 के बाद 9 नंबर। 8 के बाद कौन सा आता है? 9 नंबर। और 9 नंबर में आता है इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा संघ। इकाइनोकार्डेटा संघ। देखिए ध्यान से देखेंगे कि इकाइनोकार्डेटा संघ में इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार अल्प मात्रा में जो है कि रीढ़ की हड्डी देखने को मिलता है इकाइनोकार्डेटा में। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा संघ है जिसमें सबसे पहली बार जो है कि रीढ़ की हड्डी देखने को मिलता है, वो है इकाइनोकार्डेटा संघ। लेकिन इसमें विकसित नहीं रहता है, लेकिन अल्प मात्रा में बहुत यहीं से दिखने लगता है। कहां से सवाल पूछा जाएगा कि वह कौन सा संघ है जहां से रीढ़ की हड्डी जो है कि दिखने लगता है, वो है आपका इकाइनोकार्डेटा। क्या है? इकाइनोकार्डेटा। अल्प मात्रा में यहां देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस मतलब कि इस संघ का जो जीव होता है ना, वो पानी में रहता है। कहां रहता है? पानी में रहता है। एग्जांपल के लिए आप लेंगे स्टार फिश। देखिए नाम लगा हुआ फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, स्टार फिश। स्टार फिश का आप फिगर देख सकते हैं। आपको हम फिगर दिखा चुके हैं।
देखिए ये है स्टार फिश। इसके ऊपर देखेंगे कि कार्टूनुमा संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्टूनुमा रचना पाया जाता है। ये स्टार फिश ये पानी में पाया जाता है। ये था 9 नंबर। 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर में आता है हेमिकार्डेटा। इसको मिटा दूं, इधर वाला मिटा देते हैं क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है। आज हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कार्डेटा के बारे में एकदम डिटेल से। नोट डाउन आप लोग करते चलेंगे। अब हम देखते हैं कितने नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर हमको देखना है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा संघ। क्या देखना है? हेमिकार्डेटा संघ। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें तो आप देखें कि इसमें अल्प मात्रा में क्या देखने को मिलता है? रीढ़ की हड्डी। लेकिन इसमें जो होता है ना कि रीढ़ की हड्डी इसमें भी विकसित होती है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है। पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। और ये जो होता है ना, ये कार्डेटा से समानता रखता है। किससे समानता रखता है? कार्डेटा से समानता रखता है। ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे सेफेलोडिस्कस। आप इसका फिगर देख सकते हैं, सेफेलोडिस्कस। देखिए यह एक प्राणी है, यह क्या है? जीव है। यहां पर आप देख सकते हैं सेफेलोडिस्कस, यही है सेफेलोडिस्कस। इसके बाद बात आता है, हमको पढ़ना है कार्डेटा। कार्डेटा में मछली आता है, कार्डेटा में सांप आता है, कार्डेटा में क्या आता है कि पक्षी आता है, कार्डेटा में मछली आता है, कार्डेटा में सांप आता है, कार्डेटा में क्या आता है? डायनासोर आता है, कोमोडो ड्रैगन आता है, मगरमच्छ आता है, सांप आता है, रेंग कर चलने वाला, फिर होता है कि उठ कर चलने वाला, जैसे मानव आ जाता है, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बैल, बिल्ली, सियार, सब आ जाता है किसमें? कार्डेटा में। अब चलिए अब हम एक जो है कि एक पढ़ेंगे और कार्डेटा उसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, ज्यादातर उसी में पढ़ना ही है, सवाल उसी से पूछा जाएगा। देखिए हेमिकार्डेटा और इकाइनोकार्डेटा जो है ना, इससे आपसे सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि ये नीट का टॉपिक है। हेमिकार्डेटा और इकाइनोकार्डेटा इससे नीट में हुमच के पूछा जाता है, लेकिन आपसे यहां से कुछ नहीं पूछेगा। रीढ़ की हड्डी जो है कि विकास होने लगता है, कहां से आपको देखने को मिलेगा? इकाइनोकार्डेटा से, लेकिन विकसित हल्का होता है हेमिकार्डेटा में, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। ये कार्डेटा से समानता रखता है। इसको मिटा देता हूं। अब हम देखेंगे, आपको साफ दिख रहा है ना? हाँ, क्योंकि देख लेना जरूरी है, क्योंकि कल के क्लास में हम बता दिए आपको, स्टार्टिंग में ही कैमरा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कार्डेटा संघ, स्टार देकर के, नहीं तो 11 नंबर लिख लेंगे। कार्डेटा संघ, कार्डेटा फाइलम। देखिए कार्डेटा फाइलम में जो क्या होता है, इसको जो है इसको पृष्ठ रज्जु भी कहा जाता है। पृष्ठ रज्जु क्या कहा जाता है? पृष्ठ रज्जु। इसी को कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कार्डेटा संघ, इसको क्या कहेंगे? नोटोकॉर्ड कहा जाता है, पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु। इसी से क्या होता है कि पृष्ठ रज्जु आगे जाकर के क्या होता है कि यही चेंज होकर के आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो पृष्ठ रज्जु आपको देखने को मिलेगा कार्डेटा संघ में। कहां देखने को मिलेगा? तो कार्डेटा संघ में आपको देखने को मिलेगा पृष्ठ रज्जु, और यही पृष्ठ रज्जु आगे जाकर के क्या करता है कि स्पाइनल कॉर्ड में बदलता है, स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि आगे जाकर के बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बन जाता है। क्या बनता है? रीढ़ की हड्डी। तो यह चीज आप याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि कार्डेटा संघ में पृष्ठ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाता है, और वही स्पाइनल कॉर्ड आगे जाकर के किसका रूप ले लेता है? बैकबोन यानी कि हड्डी का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड, मेरुदंड, जो बोलना है वो बोलिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ाए थे? हम आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ाते हैं जब हम आपको जो स्केलेटन सिस्टम क्या पढ़ा रहे थे? कंकाल तंत्र, मानव, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ा रहे थे, तब हम आपको बताए थे। अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जो है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक दे देते हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कार्डेटा संघ में। कार्डेटा संघ में क्या होता है? इसमें पाचन भी पूर्ण रूप से होने लगता है और इसमें श्वसन भी पूर्ण रूप से होने लगता है। किसमें? कार्डेटा संघ में पाचन भी और श्वसन भी पूर्ण रूप से होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए कार्डेटा संघ को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। सांप वाला अलग, मछली वाला अलग, जानवर वाला अलग, मानव अलग, ये सब कैटेगरी अलग अलग कर दिया गया है। इसमें आपको 5 कैटेगरी देखना है। कितने टाइप देखेंगे? 5 टाइप देखेंगे। पहला देखेंगे मत्स्य,
पहला मत्स्य, दूसरा देखेंगे, पहला क्या देखेंगे मत्स्य, दूसरा देखेंगे उभयचर यानी कि एगो पानी में चले वाला, एगो स्थल पर चले वाला, एगो दोनों पर चले वाला। उसके बाद देखेंगे सरीसृप, सरीसृप। इसके बाद देखेंगे 4 नंबर आता है पक्षी के बारे में पढ़ना है। और 5 नंबर लास्ट है स्तनधारी, स्तनधारी। चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपका जो है ये जो आपका डेटा संघ को कितने कैटेगरी में बांट दिए, 5 कैटेगरी में बांट दिए। नंबर 1 हमारा है मत्स्य। आप देखिए मत्स्य से स्पष्ट ही हो रहा है कि ये कहां मिलेगा आपको देखने को, पानी में। तो ये आपको देखने को मिलेगा पानी में। कहां मिलेगा, पानी में। जैसे आप कहेंगे एग्जाम्पल के लिए शार्क, क्या है शार्क, आप कहेंगे कि शार्क, सही है शार्क। आप कहेंगे कि समुद्री घोड़ा, सही है समुद्री घोड़ा। आपका समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य में आता है, का डेटा संघ में आता है समुद्री घोड़ा। इसमें जो होता है ना कि रीढ़ की हड्डी पूर्ण विकसित हो जाता है। कैसा होता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। जैसे शार्क हो जाता है, समुद्री घोड़ा हो गया, और उसके बाद समुद्री घोड़ा, उसके बाद इसी में आप ले सकते हैं डॉल्फिन। देखिए डॉल्फिन को लोग क्या समझते हैं कि ये मछली, देखिए डॉल्फिन ये मछली नहीं है, डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी है। डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी। उसके बाद बात करते हैं उभयचर। उभयचर जो होता है जो पानी और प्लस स्थल यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहता हो। एग्जाम्पल के लिए लेंगे मेंढक, क्या है मेंढक। देखिए मेंढक जो है यह एक क्या है, मेंढक जो है ये क्या करता है कि ये उभयचर है। ये मेंढक क्या है, उभयचर यानी एम्फीबियन है। ये जल में भी रहता है और ये स्थल पर भी रहता है। मेंढक कहाँ है, जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। उसके बाद हमको क्या देखना है, देखिए मेंढक जो है ना ये जो निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन, ये बाह्य निषेचन करता है। आपको ये बात याद रखना है कि मेंढक बाह्य निषेचन करता है। मेंढक कहाँ, बाह्य निषेचन। यानी सवाल पूछेगा कि मेंढक में जो निषेचन होता है वो कहाँ होती है, तो वो बाह्य निषेचन होता है। लेकिन मेल फीमेल में जो होता है, मेल हम लोग में मानव में जो होता है निषेचन वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद बात आता है सरीसृप। कौन सा है, सरीसृप। देखिए सरीसृप में आपको 3 कैटेगरी, सरीसृप में 4 टाइप में बढ़ जाता है। पहला आपका आ जाता है डायनासोर, पहला है डायनासोर, ये क्या है सरीसृप है। उसके बाद आपको आता है कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। उसके बाद आता है 3 नंबर मगरमच्छ, और 4 नंबर आपका आता है, कितने नंबर, 4 नंबर आता है। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो तीसरा 4 मगरमच्छ आता है, तीसरा क्या आता है, मगरमच्छ आता है, और चौथा आपका सांप आ जाता है। क्या आता है, सांप। क्या आता है, सांप। तो देखिए ये चीज आपको याद रखना है। कौन सी चीज याद रखना है कि यहाँ जो आप देखना है कि सरीसृप यानी कि जो रेंग कर चलने वाले हैं ये इतना है, कितना है, 4 टाइप आपको याद रखना है। 1 नंबर 1 डायनासोर, उसके बाद आता है कोमोडो ड्रैगन, उसके बाद देखेंगे मगरमच्छ, और उसके बाद आता है सांप आता है। तो देखिए कि सांप में आपको 2 चीज एक बात याद रखेंगे। एक जो होता है कि स्थल पर पाया जाने वाला सांप, और दूसरा होता है कि जल में पाया जाने वाला। क्या होता है, एक स्थल पर आता है और एक पानी पर आता है। तो देखिए कि स्थल पर रहने वाला सबसे, सवाल पूछा जाएगा कि स्थल पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है, वो आपका है रसस वाइपर। यह एक ऐसा सांप है जो कि स्थल पर रहने वाला और सबसे जहरीला सांप है। लेकिन पानी में रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो वो आपका कहलाता है हाइड्रोफिश। देखिए ना, नाम लग रहा है ना कि मछली होगा, नाम क्या लगा दिया गया, फिश लगा दिया है। क्या ये मछली है, नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जिस भी चीज में अगर फिश लगा हो, जाति में फिश लगा हो, जिस भी चीज में जाति का नाम लगा हो, वो जो है कि वो चीज नहीं हो सकता है, आपको याद रखना है। तो ये होता है अब सरीसृप। ये आप देख लिए सरीसृप, उभयचर देख लिए, मत्स्य देख लिए। मत्स्य कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। उभयचर स्थल जल दोनों पर आता है। जैसे मेढक ले सकते हैं। मत्स्य में आपका आ जाता है शार्क आ जाएगा, समुद्री घोड़ा आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाता है। डॉल्फिन मछली नहीं है, वो क्या है, एक स्तनधारी है। उसके बाद देखिए सरीसृप में आपको 4 टाइप याद रखना। एक होता है डायनासोर, दूसरा कोमोडो ड्रैगन, तीसरा आप कह सकते हैं मगरमच्छ, और 4 नंबर आप कहेंगे कि सांप। यानी कि जो रेंग कर चलने वाले होते हैं उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। डायनासोर हो गया, कोमोडो ड्रैगन, मगरमच्छ हो गया, सांप। देखिए इसमें आप इसी को देख सके हैं, सांप को देख चुके हैं, कोमोडो ड्रैगन को नहीं देखे, मगरमच्छ और डायनासोर को देख लिए हैं। तो यहाँ पर आप फिगर देखिए किसका, कोमोडो ड्रैगन का। किसका देखेंगे, कोमोडो ड्रैगन। तो कोमोडो ड्रैगन का आप फिगर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सबसे खतरनाक
खतरनाक जो है कि स्थल पर रहने वाला जहरीला सांप रसस वाइपर है, और पानी में रहने वाला सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश है। सवाल पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप, तो वो आप कहेंगे कि हाइड्रोफिश, लेकिन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो कि स्थल पर पाया जाता है, तब आप मानेंगे रसस वाइपर। लेकिन सांपों का जो राजा होता है वो कौन होता है? किंग कोबरा होता है, यानी सांप को ही मार करके खा जाता है, अपने से कमजोर को मार के खा जाता है। अब हम बात करते हैं पक्षी और स्तनधारी को एक कैटेगरी में बांट करके देख लेते हैं। इसको जो है कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करते चलिए। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। 4 नंबर देखेंगे स्तनधारी, 4 नंबर पक्षी है। 4 नंबर क्या है? पक्षी, और पक्षी के बाद देखेंगे स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी। चलिए कितने नंबर है? 4 नंबर पक्षी। देखिए आप देखेंगे कि पक्षी का सवाल उठता है कि पक्षी जब आसमान में उड़ता है और जब बारिश होती है तो उसका पंख क्यों नहीं भीगता है, उसका शरीर क्यों नहीं भीगता है? तो उसमें मोम लगा हुआ होता है। क्या होता है? मोम। तो पक्षी के पंख में क्या पाया जाता है? मोम पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका पंख नहीं भीगता है। यह चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात आप कहेंगे कि पक्षी का जब एक डायना क्या होता है कि उसका जो ये जो जिससे उड़ता है उसको जब हम उठाते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो उसका डायना जो होगा ना बहुत ज्यादा गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है। तो आपको याद रखना है कि उसका उसमें क्या होता है? उष्मा होता है। क्या होता है? उष्मा। तीसरी बात आपको याद रखना है कि पक्षी में जो अंडाशय की संख्या होती है, ओवरी की जो संख्या होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। पक्षी में ओवरी की संख्या कितनी? 1। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? आप कहेंगे शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है। सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आप कहेंगे हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है ये सबसे छोटी पक्षी है। कैसी है? छोटी। उसके बाद बात आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है? उल्टा उड़ती है तो वो आपका है कि गुंजन। गुंजन एक ऐसा पक्षी है जो कि ये उल्टा उड़ती है। हमिंग शुतुरमुर्ग आप देखे हैं, हमिंग बर्ड और जो है कि उल्टा पक्षी उड़ने वाला गुंजन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देखिए कि ये है ऊपर वाला जो है आपका हमिंग बर्ड है और नीचे वाला आपका जो है कि गुंजन पक्षी जो कि उल्टा उड़ती है। अब हम बात करते हैं स्तनधारी की। किसकी बात करेंगे? स्तनधारी। स्तनधारी को क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स। देखिए स्तनधारी में आपको याद रखना है, इसमें भी आपको याद रखना है 3 कैटेगरी। कितना? 3। प्रोटोथेरिया, दूसरा देखेंगे मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, और तीसरा देखेंगे यूथेरिया। यूथेरिया, यूथेरिया। देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला है मेटाथेरिया, उसके बाद है पहला प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। जितनी बार बोलेंगे आपको याद होगा। तो स्तनधारी को मैमल्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया को 2 कैटेगरी में आपको देखना है। एक आप देखेंगे, एक आपको क्या देखना है? एकिडना। क्या है? एकिडना। एकिडना जो होता है ना, एकिडना ये किस में आता है? प्रोटोथेरिया में आता है। और यहां पर आप देखेंगे एकिडना के बाद देखेंगे प्लेटिपस। प्लेटिपस, प्लेटिपस जो होता है ये किस में आता है? प्रोटोथेरिया में आता है। तो ये दोनों जो जीव हैं, ये दोनों जो आप जीव देख रहे हैं, ये किस में आते हैं? स्तनधारी हैं। और ये स्तनधारी होते हुए ये अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे। तो यहां पर आप लिखेंगे कि अंडा। क्या है? एकिडना क्या देता है? अंडा देता है। आप कहेंगे प्लेटिपस क्या देता है? अंडा देता है। आप इसका इमेज देख सकते हैं, ऊपर में एकिडना, नीचे में आप देखिए प्लेटिपस। ये क्या है? एकिडना है, ये प्लेटिपस है। एकिडना और प्लेटिपस। उसके बाद देखते हैं मेटाथेरिया। मेटाथेरिया में ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक देखना है जिसका नाम है कंगारू आता है। क्या आता है? कंगारू। देखिए कंगारू, कंगारू जो होता है ये किसमें आता है? मेटाथेरिया में। कंगारू किसमें आता है? मेटाथेरिया में। तो इसमें आता है अंडा देने वाला, ये है कंगारू। कंगारू जो होता है किसमें आता है? मेटाथेरिया में। उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे, इसमें आ जाता है आपका मानव, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, सियार, भालू,
बकरी, बकरी, ये सब किस में आएगा? तो ये सब आपका आ जाता है यूथेरिया में। किस में आता है? यूथेरिया में। तो यूथेरिया में आपको याद रखना है कि स्तनधारी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्रोटोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया, तीसरा यूथेरिया। प्रोटोथेरिया जो होता है कि इसको दो, प्रोटोथेरिया में 2 आपको याद रखना है। एक है एकिडना, दूसरा आपका है प्लेटिपस। एकिडना जो होता है ये अंडा देता है, अंडा देती है, और प्लेटिपस भी क्या देती है? अंडा देती है। उसके बाद मेटाथेरिया, मेटाथेरिया में आता है कंगारू। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कंगारू जो होता है ना, ये अपने बच्चे को किस थैली में रखता है? तो जो है कि मार्सुपियन। कौन सी थैली में? मार्सुपियन। मार्सुपियन नामक थैली में कंगारू जो होता है कि ये अपने बच्चे को रखता है। अपने बच्चे को जब छिपाता है, अपने बच्चे को कंगारू जो छिपाता है, किसमें छिपा के रखता है? मार्सुपियन नामक थैली में। क्या है? मार्सुपियन नामक थैली में कंगारू क्या करता है? ये अपने बच्चे को छिपा लेता है। उसके बाद आता है यूथेरिया। यूथेरिया में आपका मानव आ जाता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, सियार, बकरी, भेड़, बैल, जो कुछ का ये सब इसमें आता है यूथेरिया में। अब जितने भी आपका बचा हुआ भाग है जो नहीं पता है वो आप सबको किस में मार देंगे? यूथेरिया में। तो देखिए आपको याद रखना है कि आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे पहले आपको बताया प्रोटोजोआ संघ, उसके बाद बताया आपको कौन सा? पोरिफेरा संघ, उसके बाद हम आपको बताए तीसरा नंबर सिलिट्रेटा संघ, उसके बाद कौन सा आता है? प्लेंटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। और कार्डेटा को भी फिर हमने बांट दिया कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। मत्स्य, मत्स्य उभयचर, मत्स्य उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। और स्तनधारी को भी बांट दिया 3 कैटेगरी में, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। और प्रोटोथेरिया में आता है कौन सा? एकिडना, प्लेटिपस। मेटाथेरिया में कंगारू आता है, और किसमें? लास्ट वाला आपका आता है यूथेरिया। मानव, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, बैल, सियार, कुछ भी ले लीजिए, सब किसमें आता है? यूथेरिया में आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इतना बात किसमें? इतना आपको स्तनधारी में याद रखता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आज आपका जो है कि पूरी तरीके से जूलॉजी समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सवाल को पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कल का जो क्लास होगा वो कौन सा होगा? बोटनी। और बोटनी में हम स्टार्ट करेंगे रूट से लेकर के सूट, यानी कि जो धरती के अंदर पाया जाता है उसको रूट कहते हैं, और जो जड़ के जो ऊपर पाया जाता है धरती के ऊपर उसको सूट कहते हैं। तो एकदम नीचे से जड़ से लेकर के फुनगी तक एकदम बेसिक से 0 लेवल से पढ़ेंगे। अगर जो जूलॉजी पूर्ण रूप से नहीं पढ़े हैं ना, वो भी अगर देखेंगे बोटनी, उनको भी 100% समझ में आएगा और सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। अब ज्यादा बोटनी में जो है कि जूलॉजी जो होता है कि लंबा क्लास चलता है, लेकिन बोटनी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको निपटा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।